हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉनेंट एकेडमी। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो बोल्टेड कनेक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और बोल्टेड कनेक्शंस में हमने टाइप्स ऑफ बोल्ट के बारे में जाना था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। उसके बाद फिर हमने मोड्स ऑफ फेल्योर के बारे में जाना था। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि कुछ स्पेसिफिकेशंस है हमारे आईएस कोड के, उस स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो डिजाइनिंग करने से पहले या स्ट्रेंथ निकालने से पहले, बोल्ट का आगे चल के हमें स्ट्रेंथ निकालना है, डिजाइनिंग करना है कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट यूज होंगे, कितना पिच रखेंगे, कितना गेज रखेंगे, कितना इन डिस्टेंस रखेंगे। तो आईएस कोड ने हमें दे रखा है कुछ स्पेसिफिकेशंस, तो अब हम उस स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, क्या है? स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस स्पेसिफिकेशंस फॉर फॉर बोल्टेड बोल्टेड कनेक्शंस। तो क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है हमारे पास? तो पहला स्पेसिफिकेशंस, पहला डायमीटर ऑफ बोल्ट, डायमीटर ऑफ बोल्ट, डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो डायमीटर ऑफ बोल्ट, अब देखिए डायमीटर ऑफ बोल्ट को समझने के लिए लेट अस सपोज हमें एक कनेक्शन डिजाइन करनी है। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन है हमारे पास ज्यादा बड़े डायमीटर के कम बोल्ट देना, ज्यादा बड़े डायमीटर के कम बोल्ट देना। और एक ऑप्शन है हमारे पास छोटे डायमीटर के ज्यादा बोल्ट देना। इसका भी स्ट्रेंथ उतना ही, लेट अस सपोज 50 यूनिट। इसका स्ट्रेंथ है लेट अस सपोज 50 यूनिट, और इसका भी यूनिट है, स्ट्रेंथ है लेट अस सपोज 50 यूनिट। तो हम किस चीज को प्रीफर करेंगे? हम किस चीज को प्रोवाइड करेंगे? ज्यादा बड़े डायमीटर के कम बोल्ट देंगे या फिर कम डायमीटर के ज्यादा बोल्ट देंगे? तो हम हमेशा प्रीफर करते हैं ज्यादा बड़े डायमीटर के कम बोल्ट देना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितने नंबर ऑफ बोल्ट आप प्रोवाइड करोगे उतनी नंबर ऑफ होल क्रिएट करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि बोल्टिंग करना है तो बोल्ट किस में इंसर्ट करना होगा? हमें हमें होल में इंसर्ट करना होगा। तो उस होल को क्रिएट करने के लिए जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगी वो क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बोल्ट यूज किए जाएंगे किसी कनेक्शन में, किसी कनेक्शन को बनाने के लिए, उतनी ज्यादा क्या करना पड़ेगा? हमें होल क्रिएट करना पड़ेगा। और होल क्रिएट करने से क्या होगा? इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो हम हमेशा क्या प्रीफर करेंगे? हम हमेशा प्रीफर करेंगे ज्यादा बड़े डायमीटर हो बोल्ट के और कम नंबर ऑफ बोल्ट यूज करें हम लोग। तो ये पहला वाला केस हम लोग हमेशा प्रीफर करेंगे। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास यही बोल रहा है डायमीटर ऑफ बोल्ट के बारे में। तो हम फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं, इन जनरल, इन जनरल a connection with a few large diameter bolts less than the large diameter bolts cost less than the cost less than the one of the cost less than one of the same capacity with many small diameter bolt, with many small diameter bolt. In general, a connection with a few large diameter bolts cost less than one of the same capacity with many small diameter bolts. ठीक है, तो कॉस्ट क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड करिएगा तो। as lesser are the bolt less are the, अगर आप कम नंबर ऑफ बोल्ट यूज करिएगा तो लेसर आर दी इंस्टॉलेशन कॉस्ट,
या लेसर आर द number of bolt number of bolt hole to be formed and less is the installation cost तो कम बोल्ट यूज करेंगे तो कम होल क्रिएट करना पड़ेगा, कम होल क्रिएट करेंगे तो इंसुलेशन कॉस्ट क्या निकल के आएगा, कम निकल के आएगा। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो हमारे पास यही बोल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जिस बोल्ट आपको किस में इंसर्ट करना है, आपको होल में इंसर्ट करना है। होल में इंसर्ट करेंगे क्या चीज को, हम लोग बोल्ट को कनेक्शन बनाने के लिए। तो जो होल का डायमीटर होगा वो बोल्ट का डायमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। हमें होल का डायमीटर कितना रखना होगा, बड़ा रखना होगा बोल्ट के डायमीटर से, तभी हम बोल्ट को इंसर्ट कर पाएंगे होल के अंदर। तो हम कितना बड़ा रखेंगे होल को बोल्ट के डायमीटर से, ये डिपेंड कर जाता है डायमीटर ऑफ बोल्ट के ऊपर। तो वो भी हमें वैल्यू आईएस कोड ने दे रखा है। तो क्या दे रखा है उसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ होल, और हम डायमीटर ऑफ होल को रिप्रेजेंट करेंगे डी नॉट से, और डायमीटर ऑफ बोल्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, इसमें नोटेशन है डायमीटर ऑफ होल डी नॉट इन रिलेशन टू डायमीटर ऑफ बोल्ट इसको हम डिनोट करेंगे डी से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बोल्ट के डायमीटर को हम लोग बोलेंगे नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, पहले ही बता चुके हैं आपको, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट डी। डाया ऑफ होल डी नॉट। तो अगर बोल्ट का डायमीटर आपका पास 12 या 14 mm है, ये किसमें है, mm में है ना, mm में। तो अगर बोल्ट का डायमीटर आपके पास 12 mm या 14 mm है, तो आपको उसमें 1 मीटर ऐड कर देना है, 1 मिलीमीटर ऐड कर देना है। तो क्या निकल के आ जाएगा, डायमीटर ऑफ होल निकल के आ जाएगा। तो इसमें भी क्या ऐड करेंगे, +1 mm, इसमें भी क्या ऐड करेंगे, +1 mm। तो क्या निकल के आ जाएगा, डायमीटर ऑफ होल निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 13, ये कितना हो जाएगा 15। तो अगर आपके पास डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना है, 12 mm है, 12 mm से 14 mm है, तो आपको कितना ऐड करना है, 1 मिलीमीटर ऐड करना है। तो क्या निकल के आ जाएगा, डायमीटर ऑफ होल निकल के आ जाएगा। अगर आपके पास डायमीटर ऑफ बोल्ट 16 टू लेकर के 20 तक है, 24 तक है, 16 है या 20 है या 24 है, तो आपको इसमें 2 mm को ऐड करना है, 2 mm प्लस 2 mm प्लस 2 mm। तो अगर डायमीटर ऑफ बोल्ट 16 से लेकर के 24 mm तक है, तो आपको कितना ऐड करना है, 2 mm को ऐड कर देना है। तो क्या निकल के आ जाएगा, डायमीटर ऑफ होल निकल के आ जाएगा। तो अगर 16 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 20 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 24 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगर 24 से बड़ा डायमीटर है, 26 है या 30 है या 36 है, तो आपको कितना यूज करना है, +3 मिलीमीटर ऐड कर देना है। तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, डायमीटर ऑफ होल निकल के आ जाएगा। तो लेट सपोज 30 मिलीमीटर है या 36 मिलीमीटर है, तो आपको इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास डायमीटर ऑफ होल निकल के आ जाएगा। तो 33, 38
सॉरी 39। तो अगर आपके पास डायमीटर ऑफ बोल्ट 12 से 14 mm है, तो आपको कितना ऐड करना है? 12 से 14 के लिए +1 mm ऐड करना है। और अगर 24 है 16 से 24 है, तो आपको कितना ऐड करना है? +2 mm ऐड करना है। अगर 24 से बड़ा है, तो आपको कितना ऐड करना है? 3 mm ऐड करना है। तो ये निकल के आ जाएगा डायमीटर ऑफ होल। तो ये वैल्यू आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे प्रॉब्लम में या स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम डायरेक्टली इस चीज का यूज करेंगे। ये टेबल हमें आई एस कोड ने दे रखा है। स्पेसिफिकेशन, पहला स्पेसिफिकेशन क्या था हमारे पास? डायमीटर ऑफ बोल्ट। क्लियर है? अगला स्पेसिफिकेशन में आते हैं हम लोग, दैट इज पिच एंड गेज। पिच एंड गेज। अब पिच और गेज को समझने के लिए डायग्राम को देख लेते हैं। ये आ गया कवर प्लेट। ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो लाइन है हमारा, ये दिखाए हमें नहीं देगा। ठीक है, तो टॉप में क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ कवर प्लेट दिख रहा है। ठीक है, तो ऊपर में क्या रखा हुआ? कवर प्लेट रखा हुआ। तो ये एक प्लेट है हमारे पास, ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट है। तो इन दोनों प्लेट को आपस में जुड़वाना है। ठीक है, अब सिंगल कवर है या डबल कवर है ना? ये डिपेंड कर जाएगा। ये हमें देखना पड़ेगा, क्या साइड व्यू देखना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा ये डबल कवर है या नहीं है। ठीक है, तो वो जो लास्ट वाला जो हमारा अगर होगा, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसके इसके नीचे है। ठीक है, कवर प्लेट क्या है? इसके नीचे है। तो ये सिंगल कवर है या डबल कवर है, ये हमें पता नहीं चलेगा। उसके लिए हमको साइड साइड व्यू देखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया एक प्लेट और ये हो गया हमारे पास दूसरा प्लेट। ठीक है, और ऊपर में क्या रखा हुआ है? ऊपर में रखा हुआ है गसट प्लेट। क्लियर है? गसट प्लेट रखा हुआ है, इसलिए इससे बस ये लाइन, ये डॉटेड लाइन है, वो दिखाई हमें नहीं दे रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ। ठीक है, तो अब देखो पिच और गेज का मतलब क्या है ना? डायग्राम स्केल पे नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है ना। बोल्टिंग हम लोग कितना लाइन में दिए है? 2 लाइन में दिए है। तो ये क्या हो गया? डबल लेयर बट जॉइंट। ठीक है, अब सिंगल कवर है या डबल कवर है, उसके लिए हमको वो जानने के लिए हमको साइड व्यू देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बोल्टिंग किए हुए हैं, 4 नंबर ऑफ बोल्ट्स दिए गए हैं। अब पिच और गेज को समझना है। तो पिच क्या होता है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है बोल्ट के बीच का, है ना? बोल्ट के बीच का क्या होता है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। किसके डायरेक्शन में? लोड के डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा पिच। और लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा गेज। ये लोड का डायरेक्शन है, ये लोड का डायरेक्शन है। तो अगर हम लोड के डायरेक्शन की बात करें, तब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बोल्ट्स इज नोन एज पिच। ये क्या कहलाएगा? पिच कहलाएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें,
लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो वो बोल्ट के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, गेज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास पिच और ये हो गया हमारे पास गेज। ठीक है, तो पिच और गेज का मतलब क्या हो गया, इट इज अ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बोर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। ये डायरेक्शन ऑफ लोड, इन डायरेक्शन ऑफ लोड, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, पिच कहलाएगा। और इस लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस बिटवीन दी टू कंसेक्यूटिव बोर्ड्स, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, गेज कहलाएगा। तो पिच और गेज का मतलब क्या है वो अभी आपको मैंने बता दिया। ये चीज रिवर्स भी हो सकता है, कब, किस केस में, व्हाइट प्लेट के केस में। अगर प्लेट हमारा व्हाइट हो गया, यानी लेंथ अगर लोड के परपेंडिकुलर चला गया तो वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि लोड के डायरेक्शन में जो होगा वो होगा हमारे पास गेज, और लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास पिच। तो उसको भी समझ सकते हैं, उसको भी बना देते हैं यहाँ पे। पहले तो लिख लेते हैं कि पिच का और गेज का मतलब क्या है। तो पिच, पिच पिच को हम डिनोट करेंगे पी से, स्मॉल पी से। पिच इज द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द between the two consecutive bolts, two consecutive bolt in the direction of load. Pitch is the distance between the two consecutive bolt in the direction of load या फोर्स। ठीक है, तो बोल्ट के डायरेक्शन, फोर्स के या लोड के डायरेक्शन में बोल्ट के बीच की दूरी को क्या बोल देते हैं हम लोग, पिच बोल देते हैं। और गेज क्या हो जाएगा, गेज इसी का रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो गेज 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 को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल जी से। इज द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बोल्ट, टू consecutive bolt perpendicular to the direction of लोड। ठीक है, तो पिच और गेज का मतलब क्या होता है उसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट जानकारी क्या दिया मैंने आपको, नेक्स्ट जानकारी दिया फॉर वाइड प्लेट। अगर प्लेट आपका वाइड है, पिच, तो पिच क्या हो जाएगा, पिच में also be defined as center to center distance of bolt measured along the length of the मेंबर। तो वो रिवर्स हो जाएगा अगर हमारा प्लेट वाइड है तो। क्लियर, तो वो बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि पिच का मतलब क्या होता है और गेज का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं कि मिनिमम वैल्यू और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है पिच और गेज की, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, इसी में है, दूसरा ही स्पेसिफिकेशन में है कि मिनिमम वैल्यू क्या रखनी है आपको पिच की और गेज की। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पिच एंड गेज, मिनिमम पिच एंड गेज। तो मिनिमम पिच और गेज क्या रखना है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पिच एंड गेज इज इक्वल टू 2.5 डी। और डी क्या है, अगर डी लिखे तो समझ जाना है कि डायमीटर ऑफ बोल्ट है, और डी नॉट लिखे तो समझ जाना है कि डायमीटर ऑफ बोल्ट होल है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए पिच और गेज की, 2.5 डी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया हमें, तो मिनिमम इतना लेके चलना है। क्वेश्चन में अगर गिवन होगा पिच का वैल्यू या गेज का वैल्यू तो हम लोग तो वो लेके चलेंगे जो गिवन होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हम लोग पिच का वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे, यानी कि मिनिमम वैल्यू ले लेंगे हम लोग। मिनिमम वैल्यू कितना है, 2.5 डी है। इसका यूज हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, इसे निकालने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मिनिमम वैल्यू तो ठीक है
2.5D है, लेकिन क्यों मिनिमम के ऊपर कंडीशन लगाया गया है कि 2.5D ही लेना है मिनिमम, इससे कम आप नहीं ले सकते। इससे कम लेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगा, उस दिक्कत को समझते हैं हम लोग, ठीक है। उस दिक्कत को समझने के लिए हम लोग पिछले वाला डायग्राम ही उठाते हैं, हम लोग ये डायग्राम को देखते हैं। हाँ, ये डायग्राम को देखते हैं। तो ठीक है, ये जो पिच है हमारे पास, ये जो पिच है, कितना लेना है, कितना लेने के लिए बोला गया, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू लेने के लिए बोला गया है 2.5D। इससे कम आप नहीं ले सकते। इससे कम लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, तो इससे कम लेंगे तो ये बोल्ट की दूरी क्या हो गया, मतलब कम हो गया। ये बोल्ट का दूरी लेटर सपोज कम हो गया, तो अगर बोल्ट का दूरी कम हो गया तो उससे क्या दिक्कत आएगा, उससे ये दिक्कत आएगा कि बोल्ट लगा हुआ है, बोल्ट में क्या लगा हुआ है, वाशर भी लगा हुआ है, और वाशर का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो वाशर, यहाँ एक वाशर हो गया हमारे पास, और इसका भी एक वाशर आएगा, तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में भिड़ जाएगा। तो ये वाशर आपस में ओवरलैप नहीं करे, इसके लिए मिनिमम वैल्यू यानी मिनिमम पिच या गेज के ऊपर क्या किया गया है, कंडीशन लगाया गया है कि मिनिमम आप 2.5D रखेंगे, इससे कम आप नहीं रह सकते। इससे कम रखेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। क्या दिक्कत आ जाएगा कि वाशर आपस में क्या कर जाएगा, भिड़ जाएगा, यानी ओवरलैप कर जाएगा वाशर। क्लियर है। और क्या दिक्कत आएगा, पहला दिक्कत देखे, वाशर ओवरलैप कर जाएगा। दूसरा क्या दिक्कत है, दूसरा ये दिक्कत है कि अगर बोल्ट की दूरी कम हो गई, बोल्ट की दूरी कम हो गई, पिच का वैल्यू कम हुआ, मतलब क्या हो गया, 2.5D से कम हुआ तो मतलब क्या हो गया कि बोल्ट का बीच का दूरी कम हो गया। अगर बोल्ट के बीच का दूरी कम हो गया तो बोल्ट का स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है, प्लेट का स्ट्रेंथ अगर कम है, तो क्या हो जाएगा, प्लेट हमारा फेल कर सकता है किस चीज में, बियरिंग में। और बियरिंग फेल्यूर ऑफ द प्लेट क्या होता है, मैंने आपको डिस्कस करके ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, तो बोल्ट के बीच का अगर दूरी कम हो गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बोल्ट फेल कर जाएगा, प्लेट फेल कर जाएगा किसमें, बियरिंग में। तो दो रीजंस की वजह से हम लोग पिच और गेज के ऊपर में क्या किया गया है, कंडीशन लगाया गया है कि 2.5D से आप कम नहीं रह सकते। कम रखेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। क्या दिक्कत आ जाएगा, बोल्ट फेल, पहले तो प्लेट फेल कर जाएगा किसमें, बियरिंग के अंदर, और दूसरा क्या है हमारे पास, जो वाशर लगा हुआ है, वाशर क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो ये दो दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो पिच और गेज का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 2.5 टाइम्स डी रखेंगे, और डी क्या है, डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम मिनिमम pitch and gauge minimum pitch and gauge is ensured पहला to prevent bearing failure of the member, bearing failure of member between the bolts। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा क्या बताया मैंने, to prevent the overlapping of the washer। अच्छा, वाशर का यूज मैंने बता चुका है आपको, वाशर ये तो बता चुके हैं ना, दो यूज होता है वाशर का, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, है ना। चलिए ठीक है, मिनिमम पिच एंड गेज की वैल्यू बता दी मैंने आपको। अब बात करते हैं मैक्सिमम, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिच एंड गेज क्या रखनी है आपको, है ना। तो ये तो हो गया मिनिमम, ये सब डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सब सारे सारे ऑब्जेक्टिव है, सारा पॉइंट ऑब्जेक्टिव है आपका। तो पिच और गेज का मिनिमम वैल्यू क्या है, ये भी आ सकता है, या पिच और गेज के जो मिनिमम वैल्यू जो है उसको, उसके ऊपर कंडीशन क्यों लगाया गया है कि मिनिमम वैल्यू 2.5D से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये दो रीजन है, ये दोनों रीजन भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास मैक्सिमम पिच एंड गेज। मैक्सिमम पिच एंड गेज, मैक्सिमम पिच एंड गेज। मैक्सिमम वैल्यू क्या रखना है, पहले बात करते हैं पिच का, दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू पिच का। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिच क्या रखनी है आपको, पहला नंबर टेंशन मेंबर के लिए। अब टेंशन मेंबर की पूरी डिजाइनिंग करनी है हमें, तो टेंशन मेंबर में हम लोग आएंगे, ठीक है ना। टेंशन मेंबर टेंशन मेंबर के लिए पिच का वैल्यू क्या रखना है, मैक्सिमम पिच का वैल्यू 16T और 200 मिलीमीटर, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा वो होगा हमारा पिच, किसके लिए, टेंशन मेंबर के लिए। तो पिच क्या होगा, मैक्सिमम पिच क्या होगा टेंशन मेंबर के लिए, 16T और 200 मिलीमीटर, दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम निकल के आए।
टी क्या है हमारे पास? टी है हमारे पास थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर, ये हम आगे लिखा देंगे, ठीक है। तो 16 लेटर सपोज थिकनेस है प्लेट का हमारे पास 10 मिलीमीटर, तो ये कितना हो गया? 160 हो गया। तो 160 और 200, 200 में से कौन सा मिनिमम है? मिनिमम है 160। तो हम लोग पिच लेंगे वैल्यू, मैक्सिमम पिच कितना लेंगे? 160 मिलीमीटर लेके चल देंगे। क्लियर है? तो मैक्सिमम वैल्यू पिच की टेंशन मेंबर में कितनी होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा फॉर टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, सॉरी कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर। अब कंप्रेशन मेंबर के लिए पिच की वैल्यू कितने लेनी है? 12T और 200 मिलीमीटर, 12T और 200 मिलीमीटर, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा उसको हम लोग लेंगे मैक्सिमम पिच। किसके लिए? कंप्रेशन मेंबर के लिए। अब टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर की हमें पूरी डिजाइनिंग करनी है आगे, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तीसरा नंबर में, टेंशन मेंबर के लिए होगा, कंप्रेशन मेंबर के लिए, तीसरा नंबर के लिए फॉर रोज नियर दी एज ऑफ द मेंबर मेंबर पिच की वैल्यू कितनी रखनी है? मिनिमम ऑफ 4T, सॉरी 4T है, 4T प्लस 100 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा 4T प्लस 100 और 200 मिलीमीटर, इन दोनों में से जो मिनिमम निकल के आएगा वो होगा हमारे पास मैक्सिमम पिच। किसके लिए? उन रोज के लिए जो एज के पास है। तो इसको समझने के लिए हम लोग लास्ट वाला डायग्राम ही देख लेते हैं। ये डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये तो वही पिच हो गया हमारे पास, यहाँ पे एक ही पिच है और ये पिच किसके बगल में है? हमारे पास नियर है। किसके नियर है? एज के नियर है। तो ये रहा एज, ये एज होगी हमारे पास, तो इसके इसी के क्या है? नजदीक है। तो अगर लेटर सपोज हमारे पास ये सिचुएशन होता है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, ये सिचुएशन रहता है, तो हम किसको बोलेंगे कि वो रोज जो किसके पास है? एज के पास है। तो हम इस वाले पिच को हम लोग क्या बोलेंगे? कि वो एज के पास है। तो ये जो अभी लिखवाया है हम लोग लास्ट में 4T प्लस 100 और 200 मिलीमीटर में जो छोटा हुआ वो किसके लिए? कौन से पिच के लिए? वो इस पिच के लिए जो नियर है हमारे पास किसके? एज एज से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम पिच हम लोग देख लिए टेंशन मेंबर के लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए और उस रोज के लिए जो नियर है एज के, उस रोज के लिए जो नियर है किसके? एज के। 14T प्लस 100 और 200 मिलीमीटर में जो छोटा निकल के आएगा वो होगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हम बात कर लिए पिच का। बात करते हैं गेज का। गेज, फोर्थ नंबर, सॉरी गेज की। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है गेज का? मैक्सिमम वैल्यू क्या है गेज का? फॉर एनी टाइप ऑफ मेंबर, फॉर एनी टाइप ऑफ मेंबर, गेज की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए 32 और 300 मिलीमीटर। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा वो होगा हमारे पास मैक्सिमम गेज। तो मिनिमम गेज और पिच का वैल्यू तो आपको बता दिए 2.5D, और मिनिमम वैल्यू के ऊपर कंडीशन क्यों डाला गया है वो वैल्यू, वो चीज के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब बात की हम लोग मैक्सिमम पिच के बारे में, टेंशन मेंबर के लिए क्या होगा, कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या होगा, और वो रोज जो नियर है किसके? एज के, उसके लिए क्या होगा। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गेज भी मैंने आपको बता दिया। अब फिर से वही क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम के ऊपर कंडीशन क्यों डाला गया है, कि मैक्सिमम वैल्यू इतना इतना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों?
इसको समझने के लिए फिर से लास्ट वाला डायग्राम उठा लेते हैं। ये देखिए, इस पिच की वैल्यू अगर आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिच से अगर ज्यादा रख दिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो तो बता दिया आपको, तो इस पिच की वैल्यू अगर आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिच से या गेज से ज्यादा रख दिए तो क्या होगा, पिच का वैल्यू को अगर हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, पिच का वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, बोल्ट दूर दूर भागने लगेगा, बोल्ट उतनी उतनी दूर जाएगा। पिच का मतलब ही क्या है, दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, वो कहलाता है हमारे पास पिच, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कहलाता है हमारे पास गेज कहलाता है। तो पिच का वैल्यू को जैसे जैसे अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे बोल्ट को दूर दूर भागने लगेगा, मतलब बोल्ट के बीच का दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। बोल्ट का बीच का दूरी बढ़ गया यानी कि कनेक्शन क्या हो गया, बड़ा हो गया। कनेक्शन का लेंथ क्या हो गया, बड़ा हो गया। कनेक्शन का लेंथ बड़ा हो गया यानी कि जो हम गसड़ प्लेट दिए है या कवर प्लेट हम दिए है, वो कवर प्लेट का लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। कवर प्लेट दिए है ना कनेक्शन बनाने के लिए, ऊपर में दिया हुआ है कवर प्लेट, तो इस कवर प्लेट का लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही लेंथ कवर प्लेट का इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये कनेक्शन क्या निकल के आएगा, अनइकोनॉमिकल निकल के आएगा। तो पहला रीजन जो है हमारे पास पिच और गेज के ऊपर कंडीशन जो डाला गया है मैक्सिमम वैल्यू पे, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आप ज्यादा नहीं रख सकते, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से आप ज्यादा नहीं रख सकते पिच का, इसीलिए मैक्सिमम के वैल्यू के ऊपर क्या रखा गया है, कंडीशन डाला गया है। तो पहला रीजन तो ये आ गया हमारे पास। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन को समझने के लिए ये डायग्राम काफी नहीं पड़ेगा, इसके लिए आपको हम दिखाते हैं अलग से डायग्राम बना के। अगर हम बात करें कंप्रेशन मेंबर की, कंप्रेशन मेंबर क्या है आगे देखेंगे। कंप्रेशन मेंबर मतलब कि कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा। तो लेट सपोज ये हमारे पास एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है हमारे पास, इन दो प्लेट को आपस में जुड़वाना है, ठीक है। ये लोड लग रहा है कंप्रेसिव लोड पी, ये लोड लग रहा है कंप्रेसिव लोड पी, ये हमारे पास बोल्ट, ये हमारे पास बोल्ट। अगर इन दोनों का दूरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिच और गेज से ज्यादा हो गई तो क्या होगा, जैसे जैसे ये दूरी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये तो कंप्रेसिव लोड लग रहा है, प्लेट बकल कर जाएगा। क्या करेगा प्लेट, प्लेट बकल कर जाएगा। कैसे बकल करेगा उसका डायग्राम भी हम आपको दिखाते हैं अलग से बना के। यहाँ पे ये पहला प्लेट है हमारे पास और ये दूसरा प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। डायग्राम स्केल पर नहीं, ये एक बोल्ट, ये हमारे पास एक बोल्ट, इसी दूरी को तो हम बोलते हैं पिच, पिच। तो ये क्या करेगा प्लेट, देखिए प्लेट क्या कर सकता है, बकल कर सकता है। तो अगर कंप्रेसर मेंबर है आपके पास, अगर आपके पास कंप्रेसर मेंबर है और पिच और गेज की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बताई है उससे ज्यादा रख दिया तो दिक्कत आ जाएगा, यानी कि प्लेट क्या कर सकता है, बकल कर सकता है। तो टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ द मेंबर, ये कंडीशन लगाई गई है मैक्सिमम के, मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर। क्लियर है। तो ये दो रीजन है, पहला रीजन क्या मैंने आपको बताया कि लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, कनेक्शन का लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो कॉस्ट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और दूसरा रीजन प्लेट बकल कर सकता है। क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम पिच और गेज is insured, is insured for the following purpose, for the following, following purpose, for the following purpose। पहला क्या रीजन था, टू रिड्यूस, टू रिड्यूस लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ कनेक्शन, टू रिड्यूस लेंथ ऑफ कनेक्शंस एंड गसट प्लेट, एंड गसट प्लेट, गसट प्लेट so as to reduce cost, so as to reduce cost। दूसरा रीजन क्या मैंने बताया, दूसरा रीजन है इन केस ऑफ, इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, मेंबर टू अवॉइड, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ, द प्रॉब्लम ऑफ लोकल बकलिंग, लोकल बकलिंग।
अब जाके कहानी खत्म हुआ है पिच और गेज का। ठीक है, पिच का वैल्यू देख लिए, गेज का वैल्यू देख लिए, मिनिमम मैक्सिमम दोनों की बात की गई, क्यों देते हैं, उसके रीजंस को भी देख लिए। अब बात करते हैं हम लोग अगला स्पेसिफिकेशंस के बारे में। स्पेसिफिकेशन नंबर 3, एज एंड एज एंड इंड डिस्टेंस। इंड डिस्टेंस, अब ये एज एंड इंड डिस्टेंस क्या होता है, जैसे नाम में समझ में आ रहा है, पहले मेंशन करवा देते हैं, फिर हम लोग समझ लेंगे इस चीज को, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम सेंटर ऑफ द बोल्ट, सेंटर ऑफ द बोल्ट टू द टू द adjacent adjacent edge of the member member at at right angle right angle to the direction of load is called edge distance, edge distance। while, इसको हम लोग E2 से डिनोट करेंगे, while in the direction of load is called end distance, end distance, end distance। इसको हम लोग E1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो क्या मतलब निकल का है एज डिस्टेंस और इन डिस्टेंस का, ये दूरी है कहां से, सेंटर ऑफ बोर्ड से एडजेसेंट एज तक की, सेंटर ऑफ बोर्ड से लेकर के एडजेसेंट एज तक की दूरी है, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो कहलाएगा हमारे पास एज डिस्टेंस। और इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, लोड के डायरेक्शन में वो कहलाएगा हमारे पास इन डिस्टेंस। फिर से इस बात को समझने के लिए डायग्राम फिर से देख लेते हैं, डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे। ये आ गया कवर प्लेट। इतना गैप नहीं होता है जी, इतना गैप नहीं। अब बोर्ड बनाकर दिखा देते हैं। डायग्राम स्केल पे नहीं है ना, बोर्ड का साइज ऊपर बड़ा छोटा हो गया है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, ये लोड का डायरेक्शन है, ये लोड का डायरेक्शन है। तो एज डिस्टेंस क्या बोला मैंने, एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस बोला मैंने बोर्ड के सेंटर से लेकर के एडजेसेंट एज तक की दूरी, ये किस डायरेक्शन में, लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, वो कहलाएगा एज डिस्टेंस। और एज डिस्टेंस को डिनोट किससे किए थे, E2 से डिनोट किए थे। उसी तरीके से अगर हम बात करें, उसी तरीके से अगर हम बात करें इन डिस्टेंस का, तो इन डिस्टेंस क्या था, बोर्ड के सेंटर से लेकर के एडजेसेंट एज तक की दूरी,
वो क्या कहलाएगी? इन डिस्टेंस कहलाएगी। किस डायरेक्शन में? लोड के डायरेक्शन में। उसको हम लोग बोलेंगे इन डिस्टेंस। ये है इन डिस्टेंस E1। तो एज डिस्टेंस और इन डिस्टेंस क्या होता है अभी तक मैंने आपको ये बताया है। अब बात करते हैं इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ इंड एंड एज डिस्टेंस के बारे में। मिनिमम इंड और एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इंड एंड एज डिस्टेंस कितना रखना है हमें? 1.7 टाइम्स डी नॉट। किसके लिए? फॉर शेयर्ड और हैंड फ्लेम कट एजेस। तो हैंड से कट की गई है एज को, तो उसके लिए कितना रखना है हमें? 1.7 टाइम्स डी नॉट रखना है। तो फॉर शेयर और हैंड फ्लेम कट एजेस के लिए 1.7 टाइम्स डी नॉट, और मशीन कट के लिए 1.5 डी नॉट। 1.5 डी नॉट। डी नॉट क्या है? डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। जैसे डी नॉट आगे समझ जाना है कि डायमीटर ऑफ बोल्ट होल की बात की जा रही है, ठीक है। तो 1.5 डी नोट्स फॉर मशीन कट एंड प्लेन्ड एजेस के लिए। प्लेन्ड एजेस, तो उसके लिए कितना रखना है? 1.5 डी नॉट रखना है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इंड एंड एज डिस्टेंस के ऊपर क्यों कंडीशन लगाया गया है, अब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो उसका वैल्यू तो बता दिया आपको, 1.7 डी नोट्स है और 1.5 डी नोट्स है। तो इससे कम आप इंड और एज डिस्टेंस को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? उसके ऊपर कंडीशन लगाया गया है। तो उस रीजन को समझते हैं कि क्यों इसके ऊपर कंडीशन लगाया गया है। इसके लिए फिर से डायग्राम उठाते हैं हम लोग। ये देखिए, अगर E1 का वैल्यू 1.5 टाइम्स डी नॉट से अगर हमने कम रखा, यानी कि ये बोल्ट क्या हो जाएगा? इस एज के पास आ जाएगा, कुछ इस तरीके से एज के पास आ जाएगा। और जैसे ही एज के पास आएगा तो प्लेट हमारा फेल कर सकता है। किस चीज के अंदर? टेंशन के अंदर। और टेंशन फेल्यूर ऑफ द प्लेट क्या होता है मैंने आपको अलग से बता दिया है। तो इसीलिए मोड्स ऑफ फेल्यूर मैंने पहले बताया था, ताकि ये सब समझने में दिक्कत ना हो। तो जैसे ही ये बोल्ट एज के पास चल जाएगा, एज के नजदीक चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो बोल्ट हमारा फेल कर सकता है किसमें? प्लेट हमारा फेल कर सकता है किसमें? टेंशन में। तो ये वाला साइड में तो समझ आ रहा है कि प्लेट हमारा टेंशन में फेल कर जाएगा। और इस बोल्ट के ऑपोजिट साइड में क्या होगा? इस बोल्ट के ऑपोजिट साइड में होगा क्रैकिंग या बल्जिंग बोल दो। तो क्रैकिंग या बल्जिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या रखे हैं? मिनिमम वैल्यू ऑफ इंड और एज के ऊपर कंडीशन लगाया गया है। क्लियर है? तो दो रीजन निकल के आ गया यहाँ से, उसको मेंशन करा देते हैं आगे। तो ये रीजन्स को आपको ध्यान में रखना है। द मिनिमम E1 or E2 is to be provided to avoid पहला, the failure of plate in tension, the failure of plate in tension। दूसरा रीजन क्या बताया मैंने? to avoid bulging and cracking of steel plate opposite to the hole। होल के ऑपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? क्रैकिंग या बल्जिंग हो जाएगा स्टील का। क्लियर है? तो मिनिमम वैल्यू बता दिया मैंने आपको इंड और एज डिस्टेंस का। मिनिमम वैल्यू के ऊपर कंडीशन क्यों डाला गया है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसके मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर, है ना। मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर, तो मैक्सिमम E1 एंड E2 इज इक्वल टू 12T अपसिलम। ये अपसिलम क्या है भाई? √100 250 बाई Fy। और Fy क्या है? Fy क्या है? यील्ड डिस्टेंस ऑफ द प्लेट। यील्ड डिस्टेंस ऑफ द प्लेट। टी हमेशा बार बार टी आ रहा है तो इसको मेंशन कर देते हैं। टी क्या है हमारे पास? थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट।
थिकनेस ऑफ दी, टी क्या है हमारे पास, थिकनेस ऑफ थिनर थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए इन और एडिशन की, 12T एप्सिलम। 12T एप्सिलम, टी क्या है, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, और टी थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, बाकी जितने भी मैंने आपको टी दिखाया है सब क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट ही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एप्सिलम, एप्सिलम का वैल्यू कितना होना चाहिए, रूट अंडर 250/FY होनी चाहिए। FY क्या है, ई डिस्टेंस ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो अब बात आगे फिर रुकता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड और एज डिस्टेंस के ऊपर कंडीशन क्यों डाला गया है। तो मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर कंडीशन क्यों डाला गया है, इस बात को भी दिखा देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये लेटर सपोज हमारे पास एक प्लेट है, ये एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, और ये हो गया हमारे पास कवर प्लेट, ये हो गया हमारे पास कवर प्लेट, ये हो गया हमारे पास कवर प्लेट। तो प्लेट क्या करेगा, बेंड कर जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा है बोल्ट, ये हमारा है क्या, बोल्ट। तो इन डिस्टेंस को बढ़ा दिया मैंने, तो इन डिस्टेंस को अगर आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन डिस्टेंस से ज़्यादा रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये 12T एप्सिलम है। इससे अगर आप क्या करेंगे, इस चीज़ को ज़्यादा रखेंगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा ये लेंथ दिख रहा है आपको, इंक्रीज कर गया ये लेंथ, ये क्या है, इन डिस्टेंस है E1। तो ये E1 का वैल्यू अगर आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E1 से ज्यादा रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E से ज्यादा रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लेट बेंड कर जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी कि वाटर क्या करेगा, इंटर कर जाएगा इसके अंदर। और अगर इसके बीच दो प्लेटों के बीच में अगर वाटर इंटर कर जाएगा तो क्या दिक्कत आएगा, कोरोजन हो जाएगा। कोरोजन हुआ तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा प्लेट का, डायरेक्टली रिड्यूस कर जाएगा। तो स्ट्रेंथ रिड्यूस ना हो, कोरोजन ना हो, यानी कि वाटर इंटर ना हो इन प्लेटों के बीच में, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर कंडीशन डाला गया है कि 12T एप्सिलम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी वैल्यू। अगर ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगा, वो दिक्कत क्या होगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर है, तो उस चीज को मेंशन करा देते हैं यहाँ पे। वेन वेन द बोल्ट्स वेन द बोल्ट्स आर टू फार, टू फोर नहीं है, फार है, टू फार away from the edges, from the edges of the plate, of the plate, of the plate, being connected, being connected, connected, the edges may be, may be separated, separated, thus permit the entry of water, water, which leads, which leads to the corrosion, thereby, thereby increases the chances, the chances of separation, separation of plate। तो मैक्सिमम के ऊपर क्यों कंडीशन डाला गया है वो जानकारी भी आपको मैंने दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंड और एडिशन के बारे में, उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वेन दी मेंबर मेंबर आर एक्सपोज्ड टू corrosive environment, to corrosive environment, environment, in that in that in that E1 और E2 मैक्स की वैल्यू 40+4T ये होनी चाहिए। 40+4T, टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट।
मिलीमीटर में। तो वो मेंबर जो एक्सपोज्ड हो कोरोसिव एनवायरनमेंट से, उस केस में आपको E1 और E2 मैक्सिमम कितने रखना है? 40 प्लस 40 मिलीमीटर। जो वैल्यू निकल जाएगा वो किस में आकर निकल के मिलीमीटर में निकल जाएगा। तो E1 और E2 का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगला स्पेसिफिकेशन में बात करेंगे हम लोग टैकिंग प्लेट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? टैकिंग प्लेट्स के बारे में, 4th नंबर में। अगला स्पेसिफिकेशन क्या है हमारे पास? टैकिंग प्लेट्स। अब ये क्या है भाई? टैकिंग प्लेट्स, अच्छा सॉरी, टैकिंग बोल्ट्स। टैकिंग बोल्ट्स, टैकिंग बोल्ट्स। अब ये क्या बोल्ट है? टैकिंग बोल्ट, इसको भी समझ सकते हैं। टैकिंग बोल्ट्स, तो क्या होता है टैकिंग बोल्ट्स? तो जिस भी दो प्लेट को आपस में जुड़वाना है, उस प्लेट को जुड़वाने के लिए जो बोल्ट का हम लोग यूज करेंगे, उस बोल्ट को हम लोग बोलेंगे टैकिंग बोल्ट्स। क्लियर है? तो दो मेंबर या दो प्लेट एक ही मेंबर या एक ही प्लेट की तरह बिहेव करे, तो ऐसा बिहेव करने के लिए हम लोग जो बोल्ट का यूज करते हैं, उस बोल्ट को हम लोग बोलते हैं टैकिंग बोल्ट्स। क्लियर है? तो टैकिंग बोल्ट्स क्या होता है? टैकिंग बोल्ट्स वो बोल्ट होता है जो उस प्लेटों को जुड़वाता है जो एक ही मेंबर की तरह या एक ही प्लेट की तरह बिहेव करे। क्लियर है? तो टैकिंग बोल्ट्स का मतलब क्या हो गया, वो सब आप समझा दिए। तो लिखवा देते हैं यहाँ पे, क्या बोला मैंने? द पर्पस ऑफ टैकिंग और स्टिकिंग बोल्ट टू इंश्योर दैट द पर्पस ऑफ टैकिंग और स्टिचिंग, इसी को और क्या बोलते हैं? स्टिचिंग बोल्ट is to ensure that the two components member act together। दो प्लेट एक ही मेंबर की तरह एक्ट करे, उसके लिए जो बोल्ट का यूज करेंगे हम लोग, उसको क्या बोला जाएगा? टैकिंग बोल्ट बोला जाएगा। एक्ट टुगेदर, जब ये एक ही मेंबर की तरह बिहेव करेगा, तो इट एंड also to equalize the stresses in two components members। ठीक है, तो टैकिंग बोर्ड्स का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। चार्ज खत्म हो गया, जिसकी वजह से मुझे क्लास को ऑफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टैकिंग बोर्ड्स के जो मैक्सिमम वैल्यू, टैकिंग बोर्ड्स के जो जो पिच की वैल्यू है उसके बारे में, पिच और गेज के बारे वैल्यू के बारे में देखेंगे। और टैकिंग बोर्ड्स को हम लोग डायग्राम के फॉर्म में भी समझ लेंगे कि किस चीज़ को हम लोग टैकिंग बोर्ड्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।